नमस्ते। इस वीडियो में अलूरी सीताराम राजू जी के विषय में जो भी जानकारी, जो भी तथ्य मैंने रखे हैं, वे इंटरनेट पर मिली हुई जानकारी के आधार पर रखे गए हैं। और मैं कभी ये नहीं कहता कि जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट्स मैंने आपके सामने इस वीडियो में रखे हैं वो 100% सच्चे या सही हैं। हो सकता है कि मुझसे कोई भूल हुई हो, और यदि ऐसा हुआ है तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। इस वीडियो का इंटेंशन किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी का अपमान करना नहीं है। मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जिसने देश के लिए योगदान दिया है, जिसने देश के लिए बलिदान दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, जय हिंद। यदि आपने RRR फिल्म देखी है तो आप अलूरी सीताराम राजू के बारे में जान ही गए होंगे। इसी वर्ष मार्च के महीने में रिलीज़ हुई RRR फिल्म हमारे देश के दो महान क्रांतिकारी कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में बताती है। इस फिल्म को केवल देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों ने बहुत सारा स्नेह और सम्मान दिया। और आज इस वीडियो में मैं आप सबको अलूरी सीताराम राजू जी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग उनके बारे में जानते हैं, बहुत से नहीं जानते होंगे। बहुत से लोगों को उनके विषय में RRR फिल्म के माध्यम से ही पता चला होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि RRR फिल्म में जो कहानियाँ दोनों के विषय में बताई गई है, इन दोनों के जो पर्सनल स्टोरी है, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। हालांकि ये जो पूरी फिल्म है ये हमारे देश का, हमारे देश के क्रांतिकारियों का, हमारे देश की संस्कृति का सम्मान बढ़ाती है। भले ही कहानियाँ थोड़ी बदली हैं, लेकिन फिल्म को बनाने की जो मंशा है वो नेक है। तो आज इस वीडियो में मैं अलूरी सीताराम राजू जी के बारे में आप सबसे बात करूँगा, और इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल वाला नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अलूरी सीताराम राजू जी का जन्म 4 जुलाई 1897 के दिन पांडरंगी गांव में हुआ। पांडरंगी गांव आंध्र प्रदेश में आता है। आज के मॉडर्न डे विशाखापट्टनम में ये गांव आता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है। अलूरी सीताराम राजू जी के माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा था और उनके पिता का नाम अलूरी वेंकटराम राजू था। कुछ सोर्सेस से ये पता चलता है कि अलूरी वेंकटराम राजू पेशे से एक फोटोग्राफर थे। वहीं कुछ लोग ये बताते हैं कि अलूरी वेंकटराम राजू अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। वे स्वभाव से फ्री स्पिरिटेड थे, बहुत ही जिंदा दिल और आत्मसम्मान से भरपूर, स्वतंत्रता को पसंद करने वाले, उसका सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। और यही विचार उन्होंने अपने पुत्र में भी डाले थे। दुर्भाग्यवश अलूरी सीताराम राजू जी जब 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। रामा राजू जी जब स्कूल में थे उस समय उनकी मित्रता मद्दूरी अन्नपूर्णैया से हुई। मद्दूरी अन्नपूर्णैया स्वयं आगे चलकर एक क्रांतिकारी बने। जब रामा राजू जी 16 वर्ष के हुए तब वे अपने माता के होम टाउन विशाखापट्टनम पहुंच गए। विशाखापट्टनम के मिसेस एवियन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। और उस समय वे विशाखापट्टनम से थोड़ी दूर ऐसे क्षेत्रों में जाया करते थे जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहा करते थे। वहाँ से वे काफ़ी बार जाकर उन लोगों से मिला करते थे। आदिवासी जनजाति के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना करते थे। और वहाँ के सभी लोगों से, सभी आदिवासी समाज के लोगों से उनकी अच्छी मित्रता हो गई थी, अच्छे संबंध बन गए थे। कुछ समय बाद रामा राजू जी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद रामा राजू अपने अंकल रामाकृष्णम राजू के साथ नारसापुर चले गए। रामाकृष्णम राजू पेशे से एक तहसीलदार थे। रामा राजू जी को कहीं ना कहीं इस बात का अनुमान हो गया था कि वे आगे चलकर सभी आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक लीडर के तौर पर एक उनका नेतृत्व करेंगे, वे उनके रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता था कि वे अपने अंकल के घोड़े को लेकर घुड़सवारी करते हुए वे ऐसे क्षेत्रों में जाया करते थे जहाँ पर आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे। वहाँ जाते थे, जितना हो सकता था उनकी सहायता करते थे। देखते थे कि ये लोग कितने परेशान हैं,
कैसी कैसी समस्याओं का सामना वे कर रहे थे, ये सब अल्लूरी सीताराम राजू जी देखते थे। विशेष तौर पे वे क्षेत्र के आदिवासी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर आते थे, जिन पर अंग्रेज राज कर रहे थे और जिन पर अंग्रेजों ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। जब रामाराजू जी 18 वर्ष के हुए, उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया। बचपन से ही वे काफ़ी सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे और उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ काफ़ी था। रामाराजू जी को तीर्थ यात्रा का बहुत शौक था। यही कारण है कि रामाराजू नासिक और गंगोत्री ये दोनों स्थानों पर गए थे। गंगोत्री जो माँ गंगा का जन्मस्थल है और नासिक जो माता गोदावरी का जन्मस्थल है। इन सब के सिवाय रामाराजू जी भारत में कुछ और अलग अलग स्थानों पर गए थे जहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग रहा करते थे और जिनमें से बहुत सारे स्वाभाविक है आदिवासी समाज के लोग भी होते थे। वहाँ पर वे देखते थे किस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरीज धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे, जिस बात से उन्हें बड़ा दुख होता था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक प्रकार से बाहर की यानी वेस्टर्न कल्चर, जिसको हम हिंदी में पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, वे दूसरी संस्कृतियों को हमारी भारतीय संस्कृति पर थोप रहे थे। किसी प्रकार से वे ये चाहते थे कि भारत के लोग और आने वाली पीढ़ियों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम हो जाए और वे पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुकने लगे। इन सब के बाद रामाराजू जी ने ये निर्णय ले लिया कि किसी भी प्रकार से जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन सबको अंग्रेज शासन से बचाने के लिए विद्रोह करना पड़ेगा। उन्होंने गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पापी हिल्स में शरण ली और आगे का जीवन उन्होंने पापी हिल्स में रहकर ही बिताया। आदिवासी समाज के लोगों की समस्याओं को सुनते हुए और उस समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए रामाराजू जी ने वहाँ के लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया, उन्हें शिक्षा दी, उन लोगों को उनके अधिकारों के विषय में शिक्षा दी, उन्हें ये बताया कि किस प्रकार उन्हें डर कर या दब कर नहीं, अत्याचार सहन करके नहीं, बल्कि विद्रोह करके, अंग्रेज़ों पर आक्रमण करके, उनसे लड़ के अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहिए। रामाराजू जी ने जंगल का दौरा करना शुरू कर दिया। वे अलग अलग क्षेत्र जाया करते थे और वहाँ की जानकारी प्राप्त करते थे, क्योंकि आगे चलकर रामाराजू जी आदिवासी लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाने वाले थे। गुरिल्ला वॉरफेयर युद्ध करने का एक तरीका है, वो तरीका जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने में उन सबकी बहुत सहायता करने वाला था। रामाराजू जी के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने भांप लिया था। उन्हें पता चल गया था कि इस प्रकार का कोई विद्रोह हो सकता है जिसकी संभावना बहुत अधिक है। इसी कारणवश अंग्रेज़ों ने रामाराजू जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसके तहत यदि रामाराजू जी विद्रोह नहीं करेंगे तो अंग्रेज़ उन्हें बदले में 60 एकड़ की उपजाऊ भूमि प्रदान करेंगे, फर्टाइल लैंड, 60 एकड़ की फर्टाइल लैंड, जिसके चलते वे अपने आश्रम को चला सकेंगे। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि जब 18 वर्ष के हुए रामाराजू तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसी कारण से अंग्रेज़ उन्हें ऐसा प्रस्ताव दे रहे थे कि वे अपने आश्रम को चलाने के लिए 60 एकड़ की भूमि अपने पास रख सकते हैं यदि वे अपने विद्रोह को पीछे खींच ले तो। लेकिन रामाराजू जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वे अपने लोगों के साथ खड़े रहे। 1882 में पास किए गए मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगल में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में ज़मीनों की आर्थिक मूल्य को घटा दिया गया और इसी के चलते आदिवासी और दूसरे समाज के लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, उन्हें जंगल में और उन क्षेत्रों में खेतीबाड़ी करने से भी रोका गया। विशेष तौर पर उनकी सांस्कृतिक खेतीबाड़ी करने का तरीका, जिसे पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम कहते थे, ये उनके खेतीबाड़ी करने का एक ट्रेडिशनल तरीका था जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी शामिल था। केवल इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के लोगों से जंगल के क्षेत्रों में उन्हें खेतीबाड़ी करने से रोकने के बाद अंग्रेज़ों ने मतादारों के भी अधिकारों को छीन लिया। मतादार कौन है? मतादार वो लोग हैं जो आदिवासी समाज और दूसरे सामान्य वर्ग के लोगों से खेतीबाड़ी करने के बदले में कर वसूलते थे। आधिकारिक तौर पर ये कर वसूला करते थे, लेकिन उनसे उनका काम, उनका खानदानी काम, अर्थात मतादार केवल पिछले कुछ समय से नहीं, मतादारों के पूर्वज भी यही काम किया करते थे। अंग्रेज़ों ने
आदिवासियों के साथ साथ मतदारों से भी उनके कर वसूलने का अधिकार छीन लिया। असहयोग आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए रामाराजू जी ने आदिवासी और दूसरे अन्य समाज के लोगों को ये समझाना शुरू किया कि किस प्रकार उन्हें कॉलोनियल कोर्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए और उसके बदले में लोकल कोर्ट्स या फिर पंचायत कोर्ट्स का सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि रामाराजू जी सभी लोगों को ये समझा रहे थे कि किस प्रकार यदि कोई विषय है, किसी विषय पर, किसी भी समस्या पर यदि उन्हें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, उस समस्या का समाधान चाहिए, तो उस समस्या को लेकर उन्हें अंग्रेजी शासन द्वारा बनाए गए जुडिशरी सिस्टम पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। वो सही नहीं है। उसके बदले में उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें जो लोकल कोर्ट्स है, जो लोकल न्यायालय हैं, उन पंचायत पर डिपेंड रहना चाहिए। उन पंचायत के पास जाकर हमें अपनी समस्या बतानी चाहिए और जो लोकल कोर्ट्स हैं अथवा जिसे हम पंचायत कहते हैं, वो हमारे समस्या का समाधान करेगी, हमें न्याय देगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो कहानी पूरी भी नहीं हुई, तो ये वीडियो कैसे पूरी हो गई। देखिए, मैंने रामाराजू जी की कहानी को 2 अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। ये वीडियो पहला भाग है, मतलब ये वीडियो पार्ट 1 है, और सेकंड पार्ट यानी कि जो सेकंड वीडियो है वो 3-4 दिनों में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। वो सेकंड वीडियो यानी कि वो सेकंड पार्ट रामाराजू जी की कहानी को कंटिन्यू करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है लाल रंग का, उसे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करके आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। प्रेस करने के बाद बस ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कर देना है। उसके बाद जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका मैसेज, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ।